कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घर से दूर एक सुनसान इलाके के आसपास खेल रहे होते हैं तो अचानक उसे एक सेफ्टी टैंक के अंदर उसे बदबू आने लगती है। तो वो लोग वहाँ से भागते हैं और भागने के बाद सीधा अपने घर पर आकर अपने परिजन को वो सारी कहानी सुनाने लगते हैं। जैसे उनके परिजन इस कहानी को सुनते हैं तो दौड़कर सीधा उस सेफ्टी टैंक के पास जाते हैं और जैसे ही सेफ्टी टैंक के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर स्टील का एक बक्सा रखा हुआ होता है उस पानी के अंदर। और जैसे ही वो नज़ारा देखते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस सेफ्टी टैंक के अंदर एक स्टील का बक्सा क्यों है, और इसी को लेकर नज़दीकी थाने के अंदर वो फ़ोन कर देते हैं। जिसके बाद वो पुलिस जब अपनी टीम लेकर उस जगह पर पहुंचती हैं और उस स्टील को बक्से को बाहर निकाल कर जब उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर एक 33 साल के आसपास की महिला की डेड बॉडी होती है और उसके हाथ के ऊपर एक दीपक बना हुआ होता है, एक टैटू बना हुआ होता है और 15 मई 1992 इस तरीके से उसके हाथ पर लिखा हुआ होता है। पुलिस जैसे ही उस डेड बॉडी को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद जब इस डेड बॉडी के बारे में जब इसकी शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती हैं, वाकई में दोस्तों आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आसपास के लोग इस बात को जानते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर क्या हुआ था पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है भोपाल और यहीं पर एक थाना लगता है निषादपुरा। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम कमला नगर होता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले राजस्थान के जयपुर से। यहीं पर रहने वाली एक महिला होती हैं जिसका नाम अशरफी उर्फ सिया होता है, जिनकी उम्र अभी के वक्त 33 साल के आसपास है। लेकिन 10 साल पहले वो एक पास ही के गांव के अंदर एक व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसके साथ रह रही होती हैं। उसका पति मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहा होता है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी इसी तरीके से गुजारा होता है। लेकिन अशरफी उर्फ सिया को जो है ये बात पसंद नहीं आती है। जिसके बाद अपने पति को एक दिन वो कहते हैं कि हम कहीं दूर चले जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, जिसके बाद हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी जो है ऐशो आराम से गुजरेगी। आखिरकार एक दिन उसका पति सिया का जो है इस बात को मान लेता है। जिसके बाद महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले के अंदर आकर एक फैक्ट्री के अंदर उसका पति काम पर लग जाता है। जिसके बाद एक किराए पर रूम ले लिया जाता है और सिया का उसी रूम के अंदर रह रही होती हैं। लेकिन उसका पति पूरा दिन भर एक कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है। इसी तरीके से इनका वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ उसी कंपनी का एक मैनेजर होता है जो कि सुपरवाइज़र होता है। वो एक दिन सिया को जो है बार बार घूर रहा होता है, क्योंकि सिया के रूम के आसपास ही रह रहा होता है। जब भी वो आता जाता तो सिया को घूर कर देखता था। तो सिया एक दिन उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम क्या काम करते हैं। तो वो कहता है कि जो आपके पास में जो कंपनी है उसी कंपनी के अंदर मैं एक सुपरवाइज़र का काम करता हूं। तो सिया यहाँ पर पूछने लगती हैं कि आखिर तुम कितना कमा लेते हैं। तो वो कहता है कि मेरी 30,000 के आसपास की सैलरी है। तो सिया कहते हैं कि आपकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, मेरे पति की तो सिर्फ 12,000 सैलरी है। और इसी को लेकर जो सिया हैं एक दिन सुपरवाइज़र को जो है अपने प्रेम जाल के अंदर फंसा लेती हैं। जिसके बाद दोनों के बीच में अनैतिक अवैध संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और एक दिन जैसे ही सिया का जो पति एक दिन घर पर आता है तो उनको जो है रंगे हाथों पकड़ लेता है, यानी उनको जो है आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेता है। तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद सिया अपने पति से कहती हैं कि तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मुझे छोड़ सकते हैं। आखिरकार सिया का जो पति होता है वो महाराष्ट्र गोंदिया ज़िले से एक ट्रेन पकड़ता है। जिसके बाद वो राजस्थान जयपुर चला जाता है और फिर सिया वहाँ पर अकेली रहने लग जाती हैं और धीरे धीरे सुपरवाइज़र से शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद सुपरवाइज़र काफ़ी अच्छी खासी सैलरी पर काम कर रहा होता है। तो सिया घर पर रहकर इसी तरीके से उनके वक्त बीत रहा होता है। पूरे 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बीतने के अंतराल सिया और उसके पति के बीच में फिर एक बार झगड़ा होने लग जाते हैं छोटी मोटी बातों के लिए। उनके बीच में तानातानी चल रही होती है। तो सिया एक दिन अपना कदम उठाती हैं। जिसके बाद अपने पति यानी जो दूसरा पति होता है उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। आखिरकार सिया अपनी दूसरे पति को भी छोड़ देती हैं। जिसके बाद एक नज़दीक कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर काम पर लग जाती हैं और फिर वहीं पर काम करती हैं और वहीं पर एक किराए के अंदर रूम ले लेती हैं। जिसके बाद वहाँ पर उसका जाना आना रहता है। इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही उसी कंपनी के अंदर एक व्यक्ति होता है जो कि उसी कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है। जब उसके साथ उसकी जान पहचान हो जाती है तो सिया उसी से शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद वो कंपनी के अंदर से जॉब छोड़ देती हैं और फिर से वो अपने घर पर रहने लग जाती हैं। तीसरे पति के शादी करने के बाद जब उसका पति उस कंपनी के अंदर अच्छी खासी सैलरी पा रहा होता है तो सिया अपने घर पर रहकर इसी तरीके से मौज मस्ती कर रही होती हैं।
इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ सिया अपने मोबाइल के ज़रिए जो है डेटिंग ऐप्स के ज़रिए जो अलग अलग लोगों से बातचीत करना चालू कर देते हैं। तो यहीं पर एक मध्य प्रदेश भोपाल का निशातपुर थाने का एक कमला नगर के आसपास रहने वाला समीर नाम का व्यक्ति होता है। तो उसी डेटिंग ऐप पर उन दोनों की जान पहचान हो जाती है, जिसके बाद सिया उनसे बातचीत करने लगते हैं और दोनों जन इंस्टाग्राम पर आकर जो है एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। सिया चाहती थी कि अगर मेरे फ़ोन कॉल से अगर मैं बात करूंगी, व्हाट्सअप के ज़रिए मैं बात करूंगी, तब मेरा पति देख लेगा और कई बार मैं पकड़ी जाऊंगी। इसीलिए वो इंस्टाग्राम के ज़रिए समीर से वो बातचीत कर रही होती हैं। इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन सिया समीर से कहती हैं कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो समीर भी जो है इस बात के लिए हामी भर लेता है और आखिरकार एक दिन सिया वहाँ से रवाना हो जाती हैं, जिसके बाद वो भोपाल चली जाती हैं। और वहाँ पर समीर जब होता है तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है भोपाल के अंदर एक किराए पर रूम ले लेते हैं, जिसके बाद समीर जो है अब भोपाल के अंदर ही सिया के साथ रहने लग जाता है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता हुआ 12 फरवरी 2026 का दिन आता है। एक सेफ्टी टैंक के पास कुछ बदबू आ रही थी। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घर से दूर एक सुनसान इलाके के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो जब उनसे बदबू आ रही होती हैं तो वो अचानक दौड़कर अपने घर पर जाते हैं, जिसके बाद अपने परिजन को बताते हैं कि वहाँ सेफ्टी टैंक के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। तो जैसे ये परिवार वाले उन छोटे बच्चों के पेरेंट्स जब इस बात को सुनते हैं तो सीधा दौड़े उस सेफ्टी टैंक के पास आ जाते हैं। जब सेफ्टी टैंक के अंदर वो देखते हैं तो एक स्टील का बक्सा दिखाई देता है, जिसके बाद वो नज़दीकी थाने के अंदर फ़ोन कर देते हैं, यानी थाना निशात कमला नगर के अंदर फ़ोन कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस जो SI होते हैं जो कि तुरंत वहाँ पर उस मौका वारदात पर पहुँच जाते हैं, जैसे मनोज पटवा और SI श्रीकांत द्विवेदी ये अपनी टीम को लेकर जो है उस सेफ्टी टैंक के पास आ जाते हैं। जिसके बाद सेफ्टी टैंक के अंदर देखते हैं तो एक स्टील का बक्सा दिखाई देता है और उस बक्से को जैसे तैसे करके जब बाहर निकाला जाता है और जब खोलकर देखते हैं तो उस बक्से के अंदर एक महिला की डेड बॉडी दिखाई देती है और उसके हाथ के ऊपर एक दीपक बना हुआ होता है और दीपक के नीचे 15 मई 1992 लिखा होता है। जैसे ये पुलिस जैसे ही उनको जानकारी लगती है, जैसे उसके हाथ पर वो टैटू देखती हैं तो पुलिस इस डेड बॉडी की शिनाख्त करने की कोशिश करती हैं। तो जल्दी पुलिस को पता लग जाता है कि इसको जो है एक समीर नाम के व्यक्ति के साथ अक्सर उसे देखा जाता था और ये महिला उसी के साथ रहते थे। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है तो पुलिस समीर के घर पर जाती है और इस घर पर जाकर देखते हैं तो समीर के घर पर ताला लगा होता है। जिसके बाद पुलिस तुरंत उसका फ़ोन जो है सर्विलांस पर लगा देती है और इलेक्ट्रॉनिक के जरिए जो है किसी तरीके से समीर को आखिरकार 24 घंटे के अंदर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे थाने में लाकर जब उसे पूछताछ करते हैं तो समीर पहले कहता है कि मैं इस सिया को जो है बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, ये सिया कहाँ की है और किधर रहती हैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आखिरकार पुलिस जब उसके फ़ोन सर्विलांस पर लगाए जाते हैं, जब उसकी फ़ोन की कॉल्स डिटेल्स निकाली जाती हैं, जब उससे बार बार बातचीत हो रही थी, सारे सबूत जब पुलिस उसके सामने रखते हैं और जब कड़ी के सख्ती के साथ जब उसे पूछताछ करते हैं तो आखिरकार समीर टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। समीर कहता है कि मैं डेटिंग ऐप्स के ज़रिए मैं डेप चला रहा होता है तो अचानक मेरी एक सिया नाम की प्रोफाइल मुझे दिखती है। जब मैं उससे बातचीत करता हूँ तो वो भी मुझसे बातचीत करने लग जाती हैं और धीरे धीरे हम इंस्टाग्राम के ज़रिए बातें करने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन सिया मुझे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैं सिया को जो है भोपाल बुला लेता हूँ और सिया सीधा गोदिया से जो है भोपाल आ जाती हैं। जिसके बाद मैं उसे स्टेशन पर मिलता हूँ और मिलने के बाद भोपाल के अंदर ही मैं किराए पर रूम ले लेता हूँ। जिसके बाद मैं सिया को वहीं पर रखने लग जाता हूँ। इसी तरीके से हमारे बीच में धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। लेकिन सिया को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। जब एक दिन मैं नहाने के लिए अपने बाथरूम के अंदर चला जाता हूँ, फ़ोन अपना बाहर रख लेता हूँ। जिसके बाद मुझे मेरे फ़ोन के ऊपर एक कॉल आती है। जिसके बाद मेरा बच्चा बोलता है कि पापा तुम घर पर कभी आ रहे हैं। तो जैसे ही सिया ये फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन जब वो सुन रही होती हैं तो सिया ये कहने लग जाती है कि तुम कौन बोल रहे हैं, तुमने कहीं गलत जगह पर फ़ोन लगा लिया है। तो वो लड़का कहता है कि मेरे समीर पापा का ये फ़ोन नंबर है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, वो कहाँ पर हैं, मम्मी उनका इंतज़ार कर रही हैं, काफ़ी दिन से वो घर पर नहीं आ रहे हैं। जैसे ये बात सिया सुनती हैं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जैसे ही समीर बाथरूम से नहाकर बाहर आता है तो सिया उसे पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद उसे कहती हैं कि तुम एक शादीशुदा हो, तुम्हारे लड़के का अभी फ़ोन आया था, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम मुझसे ये बातें सारी छुपाई हैं। अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हैं या फिर तुम्हें इसी तरीके से मुझे रखना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ जो है एक पुलिस कंप्लेंट करवा दूँगी, नहीं तो तुम अपने घर पर लेकर चलो और मेरे साथ शादी करो और मुझे तुम अपने घर पर रखो। आखिरकार समीर काफ़ी ज़्यादा इस बात से परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो बेबस होकर उस सिया को लेकर अपने घर पर जाता है। जिसके बाद अपना दोस्त बनाकर जो है
अपने घर पर रखने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ उनके परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी लग जाती है कि ये इनकी कोई दोस्त नहीं बल्कि दूसरी पत्नी है। जब इस बात की जानकारी समीर के पत्नी को भी लगती है तो वो दोनों अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती हैं, जबलपुर चली जाती हैं और झगड़ा हो जाता है उनके बीच में। और फिर जो है समीर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद सिया के और समीर के बीच में एक दिन झगड़ा हो जाता है, यानी 12 फरवरी 2026 से पहले यानी 10 फरवरी के आसपास उनके बीच में झगड़ा हो जाता है 2026 के दिन। और झगड़ा इस कदर हो जाता है कि समीर जब उसके गले पर बैठकर उसका गला दबा देता है और फिर जो है सिया इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। जैसे इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं तो समीर अपने घर परिवार वालों को भी बताता है, अपनी माँ को, और फिर जो है अपने कुछ दोस्त होते हैं, चचेरी बहन होती हैं, उनको भी इस बात की जानकारी देते हैं। तो वो लोग भी इसके जो है हेल्प करते हैं। हेल्प करने के बाद एक बक्सा लाते हैं स्टील का, और उस बक्से के अंदर जो है सिया की डेड बॉडी को जो है पैक कर देते हैं। जिसके बाद रात के समय उसको 7-8 घंटे के आसपास जो है दिन में अपने घर पर रखते हैं। जिसके बाद रात के समय 12 के आसपास सभी 4 लोग जो हैं मिलकर जो है इस बक्से को है सेफ्टी टैंक के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद वो सोचते हैं कि इस सेफ्टी टैंक के अंदर जो है डूबा हुआ रहेगा पानी के अंदर, तो इसके अंदर से बदबू भी नहीं आएगी और फिर किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं लगेगी। लेकिन आखिरकार 14 फरवरी 2026 के दिन पुलिस मात्र 24 घंटे के अंदर ही जो है इस बात की जानकारी लग जाती है और पुलिस जो है समीर को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद उनके परिवार वालों का भी जब उसके अंदर नाम आता है, यानी उसकी माँ शहनवाज और एक सचेरा भाई होता है साहिल और एक सौतेली बहन जिसका नाम साइना होता है, इन सभी चारों आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन सभी के ऊपर जो है गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करते हैं। जिसके बाद ये इन सभी को जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानियां हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो सुप्रिया सिंह कोकण महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं, यश ठाकुर प्रयागराज से और मुश्ताक खान पाली राजस्थान से, आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।